My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 26 महान बुजुर्ग के विरुद्ध। एरन को अपने दिमाग पर एक निरंतर हमला महसूस हो रहा था, मानो कोई शक्तिशाली ताकत उसकी मानसिक सुरक्षा को भेदने की कोशिश कर रही हो। उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए महिला को धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे उनके बीच दूरी बन गई। उसकी आवाज और खुशबू के आकर्षण के बावजूद वह जानता था कि उसे अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह जगह उसकी शुरुआती अपेक्षा से कहीं अधिक खतरनाक थी। मैं यहाँ कुछ ढूंढने आया हूँ, आपकी बातों में आने के लिए नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी निगाहें दूर खड़ी घूंघट वाली महिला पर टिकी हुई थीं। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, फिर भी उसकी ओर हर बार देखने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। इस विचित्र शक्ति का विरोध करने के दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपनी निगाहें फेर ली और इसके प्रभाव में आने से इनकार कर दिया। उसके इनकार से विचलित न होकर महिला की मोहक मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह एक कदम और करीब आ गई। लेकिन मैं लाइब्रेरियन हूं। मैं आपकी जरूरत की चीज ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूं, उसने शरारती अंदाज में कहा। उसकी आंखों में चमक थी। और आपने मेरी जिज्ञासा जगा दी है। क्यों न आप मेरे बन जाएं और अपनी कल्पना से परे सुखों का आनंद लें? एरन की भौहें असमंजस से तन गईं। लाइब्रेरियन इतनी मनमोहक और साहसी कैसे हो सकती है? उसने पढ़ा था कि वह एक शांत स्वभाव की महिला थी जो पहले सवाल पूछे बिना शायद ही कभी दूसरों से बातचीत करती थी। इस बार उसका व्यवहार उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग लग रहा था। हालांकि उन्हें खूबसूरत बताया गया था, लेकिन उनका व्यवहार कुछ ज्यादा ही अतिवादी प्रतीत होता था। किसी भी गलतफहमी के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा यहां आने का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, रोमांस करना नहीं, एरन ने स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। लाइब्रेरियन ने धीरे से हंसते हुए कहा। उनकी हंसी पुस्तकालय में एक मधुर प्रतिध्वनि की तरह गूंज उठी। ज्ञान और रोमांस अक्सर आपस में जुड़े होते हैं, है ना? उसने रहस्यमय चमकती आंखों से सोचा। शायद मैं आपको वह पाने में मदद कर सकती हूं जिसकी आपको तलाश है। नहीं, धन्यवाद। मैं किसी और समय वापस आऊंगा, एरन ने जवाब दिया। उसे इस जगह में छिपे खतरे का आभास हो गया था। जैसे जैसे वह और सोचने लगा, उसके मन में एक बेचैनी सी उठने लगी, जिससे उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह महिला लाइब्रेरियन तो हो ही नहीं सकती। उसका व्यवहार और तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। दरअसल वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती जुलती थी जिसके बारे में उसने पढ़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह उस संप्रदाय के भीतर कभी मिलना नहीं चाहता था। उसके मन में ग्रैंड एल्डर शिव यिंग की छवि कौंध गई, जो बिना हाथ उठाए ही जान लेने में सक्षम एक मोहक महिला थी। उसने दयनीय रूप से आशा की कि वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। लाइब्रेरियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक शरारती चमक दिखाई दी। कितनी क्रूरता है तुम्हारी! क्या तुम्हें यह बेचारी लड़की घृणित लगती है? उसने ताना मारा। एक तेज गति से वह गायब हो गई और फिर प्रवेश द्वार पर प्रकट होकर एकमात्र निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया। क्या इसलिए कि आपको लगता है कि यह लड़की बदसूरत है? उसने पूछा। अगर ऐसा है तो। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट उठाया और एरन की नजरें हटाने की इच्छा के बावजूद एक रहस्यमय शक्ति ने उसके शरीर को वहीं रोके रखा, जिससे वह अपनी निगाहें हटाने या अपनी आंखें बंद करने में भी असमर्थ रहा। जैसे ही पर्दा हटा, एरन की निगाहें उसके सामने खड़ी महिला के चेहरे पर पड़ी और उसकी सांसें अटक गईं। मानो उसके मन का आखिरी बचाव भी टूट गया हो। जब उसने संप्रदाय की महागुरु शिव यिंग की अलौकिक सुंदरता को निहारा, तो ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उसके चेहरे की बनावट नाजुक और दोष रहित थी, मानो कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया जीवित हो उठी हो। चांदनी की किरणें उसके रेशमी काले बालों पर पड़ रही थीं, जो कोमल लहरों की तरह नीचे बह रहे थे और उसके चेहरे को मोहक आकर्षण से घेर रहे थे। उसकी आंखें गहरे नीलमणि रंग की एक सम्मोहक छाया थीं, जिनमें एक चुंबकीय तीव्रता थी जो एरन की आत्मा में तक प्रवेश करती हुई प्रतीत होती थी। उसके होंठ हल्की सी मुस्कान से सजे हुए मोहक रूप थे। उनमें छिपे रहस्यों और अनछुए सुखों का वादा था। उसके चेहरे की हर वक्रता और आकृति मानो स्वयं देवताओं द्वारा गढ़ी गई प्रतीत होती थी, जिससे एक अलौकिक चमक निकलती थी। उसकी चीनी मिट्टी जैसी चिकनी और बेदाग त्वचा मानो ताजा गिरी बर्फ की याद दिलाती थी। उसमें एक आंतरिक चमक थी, जिससे एक कोमल प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा था। एरन शिव यिंग के हर रोम से झलकती उस मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था मानो वह सम्मोहित हो गया हो। उसकी सुडौल आकृति गहरे लाल रंग के रेशमी वस्त्र में लिपटी हुई थी, जो उसकी हर हरकत को और भी आकर्षक बना रही थी। कपड़ा मानो उसके शरीर को सहला रहा था, उसकी सुडौल आकृति को उभार रहा था और उसके सहज आकर्षण को और भी बढ़ा रहा था। एरन उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था, एक ऐसा आकर्षण जिसका विरोध करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे ही शिव यिंग करीब आई, उसकी उपस्थिति से पूरा कमरा भर गया और एरन एक मोहक आभा में घिर गया। वातावरण में उत्सुकता का भाव उमड़ रहा था और खिलते फूलों की सुगंध में खतरे का एक अंतर्निहित संकेत घुल मिल रहा था। यह एक ऐसी सुगंध थी जो इंद्रियों को मदहोश कर देती थी और एरन को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देती थी। एरन की आंखें एकदम खाली हो गईं, मानो वह उसके आकर्षण में पूरी तरह से मोहित हो गया हो। यह एक ऐसा आकर्षण था जिसका विरोध हीरो अकादमी के सबसे शक्तिशाली लोग भी नहीं कर सकते थे, पृथ्वी के किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। उसके हर कदम के साथ एक सूक्ष्म सुंदरता और शालीनता झलकती थी, मानो वह मनुष्यों के बीच चलने वाली कोई दिव्य प्राणी हो।
उसके हर हाव भाव में एक मोहक शक्ति थी जो ध्यान आकर्षित करती थी और उसे देखने का साहस करने वालों के भीतर इच्छाओं को जगाती थी। कितना निराशाजनक है। यह सोचकर दुख होता है कि आप जरा सा भी संयम नहीं रख सके। आप भी बाकी लोगों की तरह ही हैं। उस महिला ने निराशा से एरन की ओर देखा। तुम्हारे जैसा चंचल स्वभाव वाला आदमी उसके लायक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम गायब हो जाओ। उसने एरन के हाथ में एक छोटा खंजर थमा दिया। खुद को मार डालो। एरन में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। वह किसी कौशल के प्रभाव में था। उसके हाथ स्वतः ही चलने लगे और उसने अपनी गर्दन पर खंजर रख दिया। महान बुजुर्ग महिला एरन को देख रही थी जो मरने ही वाला था। वह संप्रदाय प्रमुख को दिए जाने वाले बहाने के बारे में सोच रही थी। आखिरकार उसने तो उसे पहले ही मृत मान लिया था। हालांकि जैसे ही उसे यकीन हुआ, एरन के गले में लटका सुरक्षा का पेंडेंट चमकने लगा। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली शक्ति का पता चला है। सुरक्षा कवच सक्रिय हो गया है। जैसे ही एरन के पेंडेंट की चमक और तेज हुई, उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई। उसके मन पर हावी रहस्यमय मोहक शक्ति चकनाचूर हो गई, जिससे एरन मुक्त हो गया। लेकिन इतना काफी नहीं था। पेंडेंट ने उसे निशाना बनाने वाले व्यक्ति पर पलटवार करते हुए एरन को निशाना बनाने वाले मंत्र को दोगुनी शक्ति से विक्षेपित कर दिया। एरन को निशाना बनाकर किया गया जादू का मंत्र महान बुजुर्ग के पास वापस चला गया, जो एरन के पेंडेंट द्वारा मजबूत किए गए उस मंत्र का विरोध नहीं कर सके। जहां एक और एरन बेकाबू होकर सिर में तेज दर्द से कराह रहा था, वहीं ग्रेट एल्डर की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब थी। हालांकि उसकी आंखें खाली नहीं हुईं, लेकिन उसके दिल में एरन के लिए प्यार का एक अजीब सा बीज बोया गया था। वह सचमुच एरन के प्यार में पड़ गई थी, इस हद तक कि वह उसके आदेश पर खुद को मार भी सकती थी। अध्याय 27 असीम प्रेम। उस शक्तिशाली पेंडेंट के कारण घटी अप्रत्याशित घटनाओं ने दो परस्पर जुड़े भाग्य को निर्धारित कर दिया। एरन के सिर में तेज दर्द हो रहा था और उसे याद नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। ऐसा लगा मानो उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया हो। हालांकि उसने जल्दी ही होश संभाला और उस महान बुजुर्ग महिला से दूरी बना ली, क्योंकि अब वह उसकी पहचान को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि वह उसके चंगुल से कैसे बच निकला। उपन्यास के अनुसार एक बार कोई उसके प्यार में पड़ जाए तो वह प्रेम के अभिशाप से बच नहीं पाता था। इससे पहले कभी किसी के भाग निकलने का मामला सामने नहीं आया था। तो फिर उसने ऐसा कैसे कर दिखाया? जब एरन सोच में डूबा हुआ था, तभी उसने अपने सामने एक नोटिफिकेशन देखा। इसमें कहा गया था कि सुरक्षा पेंडेंट के केवल 2 उपयोग शेष थे, जबकि मूल रूप से इसके 3 उपयोग थे। उसे एहसास हुआ कि सुरक्षा का वह पेंडेंट ही था जिसने उसे उसके चंगुल से बचाया था। उसे यह भी याद आया कि यह पेंडेंट तभी सक्रिय होना चाहिए जब वह मृत्यु के कगार पर हो। यह एहसास होते ही वह पसीने से तरबतर हो गया। क्या वह सचमुच मरने वाला था? महज पुस्तकालय में प्रवेश करने और उस राक्षसी से सामना करने मात्र से यह स्पष्ट हो गया कि उसने जो पहला विकल्प चुना था वही सबसे खतरनाक था। अब एरन को अनदेखी की गई बात स्पष्ट हो गई थी। अगर उसने दूसरा विकल्प चुना होता तो उसका सामना सुकुबस से नहीं होता और वह ज्यादा सुरक्षित होता। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भले ही वह उसके चंगुल से बच निकला था, फिर भी वह उसका रास्ता रोके हुए थी। इसके अलावा सुरक्षा का पेंडेंट केवल 2 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर लड़ाई छिड़ जाती तो एरन को शक था कि वह उस जगह से निकलने तक जीवित रह पाएगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर भी उसने छल करने का फैसला किया और उस सुकुबस को आदेश दिया कि अगर वह मरना नहीं चाहती तो उसके रास्ते से हट जाए। जैसे ही वह इस बंधन से मुक्त हो जाता, वह सुरक्षित रूप से जा सकता था। पुस्तकालय से बाहर और सार्वजनिक रूप से दिखाई देने पर महान बुजुर्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसके अलावा अगर वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती तो उसकी रक्षा के लिए बाहर एक फीनिक्स मौजूद थी। हालांकि उसने झूठ बोला, लेकिन वह जानता था कि वह उसकी बात नहीं सुनेगी। उसका दिमाग कई संभावनाओं के बारे में सोच रहा था, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह आगे क्या कर सकता है। चूंकि वह महिला लाइब्रेरियन नहीं थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि लाइब्रेरियन कोई और था। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि लाइब्रेरियन ने शोर शराबा जरूर देखा होगा। लाइब्रेरियन महान बुजुर्ग को रोक नहीं सकी, लेकिन वह कम से कम संप्रदाय प्रमुख या अन्य महान बुजुर्गों से संपर्क करके उन्हें सूचित कर सकती थी। भले ही वह उस जगह को न छोड़े, लेकिन जब तक वह जीवित रह सकता है या उच्च अधिकारियों के आने का इंतजार करते हुए उसे विचलित कर सकता है, तब तक वह सुरक्षित रूप से निकल सकता है। एरन के मन में यही विचार था, लेकिन वास्तव में जो हुआ वह उसे झकझोरने के लिए काफी था। हाँ, उन्हें आश्चर्य हुआ कि शिव यिंग सचमुच हिलने लगी, मानो एक बच्चे की तरह आज्ञाकारी रूप से उनके आदेश का पालन कर रही हो। उनकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने एरन को चौंका दिया और उसने आश्चर्य से देखा कि शिव यिंग उसके निर्देशों को ध्यान से सुन रही थी। उसने एक और अजीब बात भी देखी। जब उसने उसे देखा तो उसे वह अजीब सी अनुभूति नहीं हुई। वह अब भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू रखने में सक्षम था। क्या एक बार उसके आकर्षण से बच निकलने से प्रतिरक्षा मिल जाती है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। चूंकि कोई भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाया था, इसलिए ऐसे किसी लाभ का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन उसे यह स्पष्ट था कि अब कुछ अलग था। उसने एक और अजीब बात देखी।
अगर पहले उसकी आंखों में आकर्षण और बनावटी भावनाएं झलकती थीं, तो इस बार उसकी आंखों में शुद्ध मोह झलक रहा था। आखिर तुमने किया क्या? उसने लटकन को देखते हुए आश्चर्य से पूछा। महान एल्डर शिव यिंग को अपना प्रेमी बनाने पर बधाई। प्रेमी का मार्ग आगे बढ़ चुका है। उसे अपनी प्रेमिका बनाना, नोटिफिकेशन देखकर एरन ने भौहें चढ़ा ली। बिना कुछ किए ही वो उसकी प्रेमिका कैसे बन गई? आमतौर पर तो सिर्फ पुरुष ही उस पर मोहित होते थे, लेकिन इस बार वो उस पर मोहित हो गई। कुछ ही क्षण पहले वह उसे जान से मारने वाली थी और अब वह उसकी प्रेमिका बन गई थी। यह स्वाभाविक नहीं लग रहा था। क्या यह उसके जादू के टूटने का उल्टा असर है? क्या वह खुद इससे प्रभावित हुई है? उसने सोचा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि पेंडेंट जानलेवा हमलों को और भी अधिक शक्ति से प्रतिबिंबित करने में सक्षम था। इस प्रभाव का उल्लेख पेंडेंट के विवरण में नहीं किया गया था। उसने उस महान बुजुर्ग की ओर देखा जिसने लगभग उसे मार ही डाला था। मैं केवल स्वयं ही देख सकता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने महान बुजुर्ग शिव यिंग से पूछा। मेरी जान से भी बढ़कर, जुई यिंग ने कहा। एरन के लिए उसका प्यार पागलपन की हद तक पहुंच गया था, मानो उसे अपना जीवनसाथी मिल गया हो। ठीक है, तो खुद को मार डालो। उसने खंजर वापस जुई यिंग की ओर फेंकते हुए उसे आदेश दिया। जुई यिंग ने खंजर को पकड़ा और बिना एक पल की भी देरी किए उसे उसके गले पर घोंप दिया। रुको, एरन ने तब चिल्लाकर कहा जब खंजर उसके गले से बस कुछ इंच दूर था। कितना अजीब है। एरन ने उसके हाथ से खंजर लेते हुए बुदबुदाया। जब कोई पुरुष उस महिला के प्यार में पड़ जाता था तो वह उसकी हर आज्ञा मानने को तैयार हो जाता था। हालांकि वे देखने में किसी कठपुतली से कम नहीं लगते थे, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता था। दूसरी ओर महान बुजुर्ग भी उसके हर आदेश का पालन करने को तैयार थी, लेकिन वह कठपुतली जैसी नहीं दिखती थी। अगर उनकी आंखों में दिख रही मोहकता को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह बिल्कुल सामान्य लगती थी। वह कठपुतली तो नहीं बन गई थी, लेकिन उसके लिए उसका प्यार एक पागलपन भरी ऊंचाई तक पहुंच गया था। भौंक, उसने आदेश दिया और खंजर को अपने सिस्टम स्टोरेज में रख दिया। भौंकना, भौंकना। अगर कोई यहां होता और देखता कि महान बुजुर्ग महिला क्या कर रही है, तो वे उसके निर्लज्ज व्यवहार को देखकर दंग रह जाते। वह बिना किसी शर्म के बिल्कुल पालतू जानवर की तरह भौंक रही थी। इसके बाद एरेन ने आदेश दिया, घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो। वह चाहे जो भी आदेश देते, महान बुजुर्ग उसे पूरा करते। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उससे माफी मांगने लगी। जब एरन इस दृश्य का आनंद ले रहा था, तभी उसने अपने पीछे एक भारी आभा को उतरते हुए महसूस किया। यहाँ क्या हो रहा है? उसके पीछे से एक महिला की आवाज गूंजी, जिसमें हत्या करने का गहरा इरादा झलक रहा था। संप्रदाय प्रमुख आ चुके थे। अध्याय 28, एक बेतुका विकल्प। महान दानव संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख महाद्वीप के 4 अधिपति शासकों में से एक था। वह संप्रदाय में बहुत कम ही दिखाई देती थी, फिर भी संप्रदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई जानता था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। यदि ऐसे बुजुर्ग भी थे जो क्रोध में आकर शहरों को नष्ट कर सकते थे, तो वह ऐसी ही एक शख्सियत थी जो आधे महाद्वीप को नष्ट करने में सक्षम थी। इसीलिए महाद्वीप के 4 अधिपति सर्वोच्च सत्ता थे। वे इस दुनिया में देवताओं के समान थे। 4 अधिपति शासकों के बीच कोई पदक्रम नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ा था, और इसके पीछे एक ठोस कारण था। महाद्वीप सर्वाधिकारियों के बीच युद्ध का सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए 4 सर्वाधिकारियों ने अपना शासन स्थापित किया था। महाद्वीप को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक की देखरेख एक अधिपति द्वारा की जाती थी। पूर्वी क्षेत्र महान दानव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख फेंग यू के अधीन था। पश्चिमी क्षेत्र देवी सेराफिना के गिरजाघर की पवित्र पुजारिन इवेंजेलिन के अधीन था। दक्षिणी क्षेत्र मिस्ट के अधीन था, जो मिथिकल हीरो अकादमी के डीन थे। और अंत में उत्तरी क्षेत्र मृत्यु सम्राट के अधीन था, जो नेक्रोमेंसर टॉवर का टॉवर मास्टर था। स्थापित नियमों के अनुसार 4 अधिपति अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते थे। इसी प्रकार वे अन्य अधिपति द्वारा शासित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते थे। फिर भी एक दूसरे को परेशान करने के कई तरीके थे। भले ही अधिपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि संघर्ष नहीं होते थे। दक्षिण की पौराणिक नायक अकादमी और पूर्व के महान दानव संप्रदाय के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लोगों को मार डाला था। उसी समय पश्चिम में स्थित पवित्र चर्च का उत्तर में स्थित नेक्रोमेंसर टॉवर के साथ संघर्ष चल रहा था। सौभाग्यवश कोई भी संघर्ष ऐसे मोड़ पर नहीं पहुंचा जहां से लौटना असंभव हो। अधिपति भी अपने वचनों का पालन करते रहे और उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। पुस्तकालय में खड़े खड़े एरिन ने अपने पीछे से आती एक ठंडी आवाज सुनकर घबराकर सांस ली। हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी आभा प्रकट नहीं की थी, फिर भी एरिन को ऐसा लगा जैसे उसे नरक के ठंडे सागर में धकेल दिया गया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खूंखार शिकारी उसके पीछे खड़ा हो। केवल एक ही व्यक्ति था जो उसे वह एहसास दिला सकता था जो झांग वेई या महान बुजुर्ग भी नहीं दिला सकते थे। वह महान दानव संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख था, जो 4 अधिपति में से एक था। एरन को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। उसके सामने संप्रदाय की महान संरक्षिका घुटनों के बल बैठी थी। वह इस स्थिति को कैसे समझाता? वह उसे यह नहीं बता सकता था कि महान बुजुर्ग उसके वश में है।
स्पष्टीकरण पूरा करने की बात तो दूर, स्पष्टीकरण शुरू करने से पहले ही उसकी हत्या हो सकती थी। क्या वह कह सकता है कि महान बुजुर्ग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे? अगर उसने ऐसा किया तो उसकी क्षमताओं पर सवाल उठ सकते हैं। इससे सुरक्षा कवच का खुलासा हो जाएगा और शायद उसे इसे सौंपना पड़े। और अगर संप्रदाय के गुरु ने उससे इसके मूल के बारे में पूछा तो उसके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। मैंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? संप्रदाय प्रमुख ने फिर पूछा। जब एरन इस स्थिति से निकलने का रास्ता सोच रहा था तभी उसके सामने कुछ विकल्प आए। पहली बार वह उन विकल्पों को कोस नहीं रहा था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसे कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है। जब तक मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं तब तक मैं हूं। जैसे ही वह खुश हुआ उसने विकल्पों को देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। अरे बेवकूफ, ये सबसे सुरक्षित विकल्प कैसे हो सकता है? विकल्प 1, आप निर्दोष हैं। आप केवल एक पीड़ित हैं। संप्रदाय के गुरु को बताएं कि कैसे संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने आपको लगभग मार डाला था और न्याय की मांग करें। पुरस्कार, आक्रमण का पेंडेंट, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 2, एक विजेता को कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। आपने पहले ही मामला सुलझा लिया है। आप किसी और को दखल देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? संप्रदाय के गुरु को बता दें कि यह मामला आपके और शिवयिंग के बीच का है और उसे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इनाम, अज्ञात के साथ मुलाकात। तीसरा विकल्प, आप एक प्रेमी के मार्ग पर चल रहे हैं। आप अपनी भावी पत्नी से कैसे बहस कर सकते हैं? लेकिन महान बुजुर्ग भी आप पर मोहित हो गई थी। क्या एक पुरुष को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आप उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। संप्रदाय के गुरु को बताएं कि महान बुजुर्ग महिला आपकी क्षमता को पहचानकर आपको एक कौशल सिखा रही थी। इनाम, फायर ड्रैगन रोब, दुर्लभ। विकल्प 4, संप्रदाय के गुरु को बताएं कि आपके और महान बुजुर्ग के बीच केवल एक मामूली गलतफहमी थी जिसे सुलझा लिया गया है। स्पष्टीकरण देने के बाद पीछे मुड़े बिना चले जाएं। इनाम, ग्रेट स्वॉर्ड अर्कलियन, दुर्लभ। एरेन ने विकल्पों को निःसंकोच देखा। जैसे ही उसने इस पैटर्न पर भरोसा करना शुरू किया था उसे एक और संदिग्ध विकल्प दे दिया गया। किसी भी दृष्टिकोण से दूसरा विकल्प सबसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। पूर्वी क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से वह कैसे बहस कर सकता था? क्या यह मौत को दावत देने जैसा नहीं था? तीसरे विकल्प की बात करें तो संप्रदाय के मुखिया को मूर्ख ही होना पड़ेगा यदि वह यह मान ले कि महान बुजुर्ग मार्गदर्शन दे रहे थे। संप्रदाय की मुखिया महान बुजुर्ग को बहुत लंबे समय से जानती थी। उनके लिए इस तरह के धोखे में आना असंभव था। उसके लिए चौथा विकल्प सबसे सुरक्षित लग रहा था। पहला विकल्प भी था जो कुछ हद तक तर्कसंगत था। आखिर गलती उसकी नहीं थी। फिर भी वह पहला विकल्प नहीं चुन सका। पहले विकल्प से उसे पहले ही धोखा मिल चुका था। वह दोबारा कोशिश नहीं करना चाहता था। उफ, ठीक है, मैं आखिरी बार इस पैटर्न पर भरोसा करूंगा। लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। धिक्कार है इस सिस्टम को। एरेन ने एक निर्णय लेते हुए गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि उस विकल्प के बदले क्या इनाम मिलेगा। बस इतना लिखा था कि उसे एक मुलाकात की अनुमति दी गई है। लेकिन उस व्यक्ति का नाम धुंधला था जिससे उसके लिए अगला शब्द पढ़ना असंभव हो गया था। उसे नहीं पता था कि वह किससे मिलने वाला है और इनाम की राशि भी अज्ञात थी। लेकिन फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह मामला मेरे और महान बुजुर्ग के बीच का है और मैंने इसे पहले ही सुलझा लिया है। आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, एरन ने कहा। उसका दिल सामान्य से अधिक तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया वह पुस्तकालय से बाहर निकलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अध्याय 29, उनकी उत्पत्ति। एरन को कई बार विकल्प दिए गए थे और उन सभी अवसरों के दौरान उसने एक पैटर्न उभरते हुए देखा था। उनके अवलोकन के अनुसार विकल्पों का क्रम यादृच्छिक नहीं था। उनमें एक स्पष्ट पैटर्न था। पहला विकल्प हमेशा सबसे खतरनाक होता था, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न दिखे। और दूसरा विकल्प सबसे सुरक्षित होता था, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न लगे। पहले उसे इस पैटर्न पर संदेह था और उसने पहला विकल्प चुना था, यह सोचकर कि वह पैटर्न के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। उसके बाद जो कुछ भी घटित हुआ उससे उसे एहसास हुआ कि पैटर्न सही था। पहला विकल्प चुनकर वह सचमुच मौत के द्वार पर पहुंच गया था। हालांकि उन्हें लगा कि दूसरा विकल्प खतरनाक है, फिर भी उन्होंने इस पैटर्न के बारे में अपने दिल की बात मानने का फैसला किया। हालांकि दूसरा विकल्प सबसे खतरनाक लग रहा था, फिर भी उसने उसे ही चुनने का फैसला किया। अपने अवलोकन पर उनका विश्वास डगमगा रहा था। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी जब उन्होंने संप्रदाय प्रमुख से कहा कि वह अपने काम से मतलब रखें। वहां से निकलते समय उसे लग रहा था कि किसी भी क्षण उसका सिर उड़ जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह चौथी मंजिल से जिंदा निकलने में कामयाब रहा। उसे जाते समय रोका नहीं गया। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गया क्योंकि वह यहां रुकना नहीं चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि संप्रदाय प्रमुख अपना मन बदल ले। जितनी जल्दी वह पुस्तकालय में दाखिल हुआ उतनी ही जल्दी वह उससे बाहर निकल आया। फीनिक्स की हवाओं ने उसे घेर लिया जिससे वह ऊंचाई पर उड़ने लगा। वह फीनिक्स पक्षी की पीठ पर उतरा जो आकाश में बहुत ऊपर उड़ रहा था और उसे उसके पहाड़ की ओर ले जा रहा था।
उसे केवल फीनिक्स के साथ होने पर ही अधिक सुरक्षित महसूस होता था। फीनिक्स की पीठ पर बैठे हुए उसने अपने धड़कते हुए दिल को थपथपाया, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। एरन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संप्रदाय प्रमुख उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। सौभाग्यवश ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। चौथी मंजिल पर खड़े होकर संप्रदाय के प्रमुख ने खिड़की से बाहर उड़ते हुए फीनिक्स पक्षी को निहारा। वह अब भी वैसा ही है। वह उस महान बुजुर्ग महिला की ओर मुड़ी जिनके चेहरे पर घूंघट नहीं था। उसने उसका चेहरा देखा था तो फिर उस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, उसने सोचा। क्या यह उसकी उत्पत्ति की वजह से है? आखिरकार उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। केवल उसकी आंखों में समझदारी झलक रही थी, मानो उसे कुछ अंदाजा हो गया हो। वह खड़े हो चुके महान बुजुर्ग की ओर मुड़ी। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, महान बुजुर्ग महिला ने अपना चेहरा फिर से घूंघट से ढक लिया। मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। प्रेम के बीज से प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं था। यहां तक कि संप्रदाय के गुरु को भी उसके व्यवहार में कुछ असामान्य नहीं लगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे महसूस हुआ कि किसी ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसकी पीठ पुस्तकालय की दीवार से जोर से टकरा गई। मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ मत खेलो, संप्रदाय की मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा, उनकी आवाज क्रोध से भरी हुई थी। क्या तुम मेरे आदेशों को मजाक समझते हो? मैं नहीं, महान बुजुर्ग महिला को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उनके लिए एक शब्द बोलना भी बहुत कठिन था। वह जानती थी कि फेंग यू उसे जान से मार सकता है, भले ही वे दोस्त हों। फेंग यू की साधना ने उसकी सारी भावनाएं छीन ली थी। वह न तो प्यार महसूस कर सकती थी, न ही नफरत। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह दोस्त है या नहीं। अगर उसके आदेशों को नजरअंदाज किया गया तो वह उन्हें जान से मार देगी। अगली बार जब तुमने मेरे आदेशों की अवहेलना की तो मैं तुम्हारा सिर संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर लटका दूंगा। संप्रदाय के प्रमुख ने महान बुजुर्ग को गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक दिया। मैं याद रखूंगी, महान बुजुर्ग ने खांसते हुए कहा और फेंग यू के सामने एक पोर्टल खुलते हुए देखा। फेंग यू पोर्टल में प्रवेश कर गया और पुस्तकालय से बाहर निकल गया। दूसरा विकल्प सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। आपको एक बैठक का अवसर प्रदान किया गया है। बैठक 24 घंटे बाद होगी। कृपया तदनुसार तैयारी करें। किस बात की तैयारी? कम से कम मुझे यह तो बता दो कि मैं किससे मिल रहा हूं, एरन ने अपने सामने मौजूद नोटिफिकेशन को देखते हुए पूछा। उसे पता था कि इनाम किसी तरह की मुलाकात होगी, लेकिन जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात होनी थी उसका नाम गुप्त रखा गया था। इनाम भी अज्ञात स्तर का था। उसे नहीं पता था कि वह किससे मिलने जा रहा है। क्या वह कोई खतरनाक व्यक्ति था? चूंकि यह एक इनाम था, इसलिए उसे लग रहा था कि इस इनाम की वजह से उसकी मौत नहीं होगी। लेकिन वह इसके बारे में बहुत उत्सुक था। आखिर वह किससे मिलने वाला था? सिस्टम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सिस्टम ने उसे केवल तभी सूचित किया जब विकल्प या पुरस्कार उपलब्ध थे। बाकी सब उसके लिए रहस्य था। ठीक है, जवाब मत दो। मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं कम से कम बच तो गया। वह फीनिक्स की पीठ पर लेटा हुआ था, बादलों के बीच उड़ते हुए हवा उसके बालों को छू रही थी। उस भव्य पक्षी ने उसे सहजता से अपने साथ ले लिया और वह नीचे की दुनिया को देखकर स्वतंत्रता और आश्चर्य की अनुभूति से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि यह दुनिया एक सपने जैसी प्रतीत होती थी, फिर भी वह जानता था कि यही उसकी वास्तविकता है। फिर भी जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर चलते हुए भी वह इस बात से सहमत होने से खुद को रोक नहीं सका कि यह दुनिया खूबसूरत थी। यह दुनिया पृथ्वी जैसी नहीं थी। इस दुनिया में उसे ऐसे कई अनुभव प्राप्त हुए जो पृथ्वी पर संभव नहीं थे। यह उसके जीवन का एक अनूठा अनुभव था। फिर भी वह अपना लक्ष्य नहीं भूला। उसका मुख्य लक्ष्य था और अधिक शक्तिशाली बनना। उसका लक्ष्य था एक ऐसा विजेता बनना जो अपने दम पर जीवित रह सके। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे स्मृति के अंश का उपयोग करके एल्डर रेन की यादों को देखना था। उसे एल्डर रेन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी थी, जिनका इतिहास उसके लिए पूरी तरह से रहस्य था। उपन्यास में भी इस पात्र का कोई इतिहास नहीं दिया गया था। एरन को लगा कि शायद लेखक ने लापरवाही बरती है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए उसे एहसास हुआ कि इसमें कुछ और भी रहस्य छिपा है। उपन्यास में एरन रेन के बारे में कुछ बातें स्पष्ट नहीं की गई थीं, जिसके कारण उनका चरित्र बेमेल सा प्रतीत हुआ। क्या उपन्यास में यह खामी जानबूझकर छोड़ी गई थी, या फिर इस दुनिया से प्रेरित कहानी में इसे जानबूझकर अनदेखा किया गया था? अध्याय 30, अंडे के अंदर वाला। एरन एल्डर रेन से जुड़े रहस्यों पर विचार करता रहा। जब वह फीनिक्स की पीठ पर उड़ रहा था तो वह इस बात पर आश्चर्य करने से खुद को रोक नहीं सका कि उपन्यास में एल्डर रेन के बारे में इतनी कम जानकारी क्यों थी। ऐसा लगा मानो यह जानबूझकर की गई चूक थी, मानो इस किरदार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण छिपा हुआ हो। वह जानता था कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे अपने पास मौजूद स्मृति के अंश में गहराई से उतरना होगा। इसमें एल्डर रेन के अतीत को उजागर करने और इस दुनिया में उनके वास्तविक महत्व को समझने की कुंजी छिपी थी। कितनी अफसोस की बात है कि मैं पुस्तकालय नहीं घूम पाई।
लेकिन अब मुझे वहां जाने से डर लगता है। क्या इस दुनिया में मेमोरी फ्रैगमेंट के बारे में जानने का कोई और तरीका है? फीनिक्स जल्द ही पर्वत पर पहुंच गया, जिसे एल्डर रेन को सौंपा गया था, जो अभी भी खुद से बातें कर रहे थे। हल्की हवाओं ने एरन को घेर लिया और उसे वापस कमरे में ले गई। कमरे के अंदर पहुंचते ही एरन को होश आया। उसने बाहर खड़े फीनिक्स की ओर पीछे मुड़कर देखा। धन्यवाद नन्हे बच्चे, अब आराम करो। फीनिक्स पक्षी खुशी से चीखा और फिर से ऊंचाई पर उड़ गया, आकाश में गायब हो गया। वह सचमुच एक बच्चे जैसी है। एरन ने फीनिक्स को फिलहाल गायब होते हुए देखा। उसने अपने जर्जर मकान का दरवाजा बंद कर दिया। इस बार वह वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। पहले तो उसे लगता था कि इतनी ऊंचाई पर स्थित उसके घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और फिर झांग वेई आ गया। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि दरवाजा खुला न रहे। अगर दरवाजा बंद होता तो उन्हें कम से कम उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए दस्तक देनी पड़ती थी। दरवाजा बंद करने के बाद वह वापस बिस्तर पर चला गया। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लगता है कि मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। अगर मैं गलतियां नहीं करना चाहता तो मुझे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। वह बिस्तर पर बैठ गया और डायरी खोली, जिसमें उसने आज हुई सारी घटनाएं लिख रखी थी। उसने डायरी को अपने सिस्टम स्पेस में वापस रख दिया और मिथिकल हीरो अकादमी से अंगूठी निकाल ली। वह अंगूठी उसके लिए हीरो अकादमी से संपर्क करने का एक जरिया थी। साथ ही हीरो अकादमी भी उस अंगूठी का इस्तेमाल उससे संपर्क करने के लिए कर सकती थी। क्या मुझे उनसे संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें यह न लगे कि कुछ गड़बड़ है? उसने अंगूठी को देखते हुए मन ही मन सोचा। छी, कोई जरूरत नहीं। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं और तनाव नहीं झेल सकता। उसने अंगूठी को सिस्टम स्पेस में वापस फेंक दिया। वह है। सिस्टम स्पेस खुलने पर उसकी नजर वहां मौजूद एक और चीज पर पड़ी। यह एक छोटा सा अंडा था जिसके बारे में वह लगभग भूल ही चुका था। यह उसके चुनाव का इनाम था। उसे अकेले होते ही इसे बाहर निकालना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे नहीं पता था कि अंडे के अंदर कौन सा जीव है, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थीं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई और मिथिकल बीस्ट मिलने वाला है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि मैं इसे निपटा लूं। उसने अंडे को सिस्टम स्पेस से बाहर निकाला और उसे अपने बगल में रख दिया। अंडा फुटबॉल के आकार का था। हालांकि सबसे अजीब बात यह थी कि अंडे के छिलके पर कई विचित्र आकृतियां बनी हुई थीं। जब उसने उन्हें करीब से देखा तो वे आकृतियां झिलमिलाती और बदलती हुई प्रतीत हुईं, मानो वे जीवित हों। सिस्टम स्पेस में अंडा होने के दौरान उसने इस विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया था। जिज्ञासावश उसने अंडे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से हल्की सी गर्माहट महसूस की। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है, चूंकि तुम्हें इस व्यवस्था द्वारा यह वरदान दिया गया है, इसलिए तुम्हें भी साधारण नहीं होना चाहिए। वह देख सकता था कि अंडा सामान्य नहीं था, लेकिन यह किसी पौराणिक जीव के अंडे के विवरण से भी मेल नहीं खाता था। एक पौराणिक जीव का अंडा आमतौर पर एक इंसान के आकार का होता था। साथ ही पौराणिक जीव के अंडे पर कोई पैटर्न नहीं होता था। जब तक आप इस व्यवस्था द्वारा मुझे परेशान करने के लिए किया गया कोई मजाक नहीं है, तब तक सब ठीक होना चाहिए। यह एक नए दिन की शुरुआत थी। एरन ने अंडे को काफी देर तक देखा, लेकिन वह फूटा नहीं। पूरी रात जागने के बाद आखिरकार एरन थककर सो गया। इस दुनिया में एक साधक आसानी से कुछ दिनों तक जाग सकता है, लेकिन एरन का शरीर एक साधारण इंसान से भी कमजोर था। इतने तनावपूर्ण दिन के बावजूद उनका सुबह तक जागते रहना अपने आप में आश्चर्यजनक था। सोने से पहले उसने फीनिक्स को पहाड़ की रखवाली करने और किसी के आने की स्थिति में उसे जगाने के लिए कहा। सौभाग्य से उनकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा, लेकिन तभी गहरी नींद में उन्हें किसी ने उनके गाल खींचे। पहले तो एरन को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने गालों पर तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वह जाग गया। हम्मा! उसने अपनी आंखें खोली और गालों को मलने लगा। दर्द इतना वास्तविक था कि यह भ्रम नहीं हो सकता था। वह अचानक उठ बैठा, यह सोचकर कि कहीं कोई उसके कमरे में तो नहीं घुस आया था। लेकिन अगर ऐसा था तो फीनिक्स ने उसे क्यों नहीं बताया? उसने सोचा। उसकी निगाहें कमरे में किसी और व्यक्ति को ढूंढ रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था, बल्कि उसे कुछ और ही दिखाई दिया। तुम हो। उसके बगल में अंडे का खाली छिलका पड़ा था, जो टूटा हुआ था, लेकिन वह बाहर से नहीं टूटा था। उसके बगल में एक छोटा सा जीव था, जो उसे लगातार कुरेद रहा था। उस प्राणी ने मासूमियत से भरी आंखों से एरन की ओर देखा। तुम कौन हो? एरन ने अपने सामने खड़े उस विचित्र प्राणी को देखा। उपन्यास में कई जानवरों का जिक्र था, लेकिन उसके सामने मौजूद प्राणी उन सभी से अलग था। यह एक लड़की के लघु रूप जैसा था, जिसकी पीठ पर देवदूत जैसे पंख थे। अगर वह एक सामान्य इंसान के आकार की होती और उसके पंख नहीं होते, तो वह एक साधारण किशोरी से अलग नहीं दिखती। उसके लंबे काले बाल कमर तक आते थे। उसकी खूबसूरत हरी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। उसने एक काली पोशाक पहनी हुई थी जो उसके छोटे कद पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। उसके पंख एकदम सफेद थे, जो कमरे की हल्की रोशनी में जगमगा रहे थे। वह लड़की उसकी उंगली जितनी ही लंबी थी। वह इतनी कमजोर थी कि वह उसे अपने अंगूठे से ही कुचल सकता था।